प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान बयानिया सच्चा करार दे दिया। जनरल बाजवा के कहने पर अदम एतमाद लाए। मौलाना के बड़े इंकशाफ। खान हुकूमत गिराने के मशवरों में जनरल फैज भी शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े राजों से पर्दा हटा दिया। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने महाज खोल दिया। हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब वजीर आजम, मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामजद। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। केपीके में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई परवेज खटक से हाथ मिलाने को तैयार। इसके अलावा बात करेंगे मौलाना की धमकियां, जीडीए का एहतजाज, कौम परस्तों के मुजाहिरे, पीटीआई के जेयूआई और दीगर जमातों से राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने से इनकार। असद कैसर को टास्क मिल गया। भाई केपी असेंबली की स्पीकरशिप के लिए नामजद। इसके अलावा बात करेंगे नून लीग बड़ी मुश्किल में फंस गई। हुकूमत की तश्कील में शदीद मुश्किलात। मरियम की बतौर वजीर आला पंजाब नामजदगी पर पार्टी में फूट। इमरान खान बयानिए ने नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज आप लोगों की मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से जेल में और नाम भी सामने आए हैं। वजीर आला पंजाब का नाम सामने आया जो आपने नामजद किया है। इसके अलावा जो बानी पीटीआई ने नामजद किया, इसके अलावा वजीर आजम का नाम सामने आया। ये बताइए मुलाकात के दौरान और क्या गुफ्तगू हुई, इसकी डिटेल्स क्या है? तो बस डिटेल आपके पास आ चुकी है। ये तो सीधा डिटेल्स है ना, डिटेल्स आपके पास है। वो हमारे सारे दोस्तों ने बात करके खुल के आपको बता दिया है। देखिए, एक बात बड़ी तय है, आज मुल्क में जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है सब ने देखा है और सब इस बात पे एग्रीव्ड हैं कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ ये नहीं होना चाहिए था। आज जिस तरह की तबाही और बर्बादी हमारे मुल्क में हो चुकी है, हम इस बात से बड़े कंसर्न हैं कि बात यह है कि मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है। क्या ये जो डकैती हुई है लोगों के मैंडेट पे, क्या उसके ऊपर कि कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई अदालतें क्या उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगी? क्या ये जो तूफान इस वक्त मचा हुआ है और पूरी दुनिया, सिर्फ मीडिया नहीं, दुनिया की मीडिया नहीं, दुनिया का मीडिया तो बोल ही रहा है, लेकिन दुनिया इटसेल्फ वो बोल चुकी है और उठ खड़ी हुई है। तो क्या इसके ऊपर हमें संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत नहीं है? आज बल्कि अगर इकोनॉमिस्ट की आप आर्टिकल पढ़ें तो कमाल का उन्होंने आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा ना इनके पास दोस्त बाकी रहे, ना इनके पास पैसा है, तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे? उसके ऊपर जो हम एक से एक बढ़कर ब्लंडर्स करते चले जा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ये कोई जिंदा कौमों की मिसालें हैं? क्या मुल्क में कोई संजीदा, कोई लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो इस तूफान को कोई थमने दे, कोई मुल्क को आगे ले जाने का सोचे? या इसी तरह तबाह बर्बाद हम करते चले जाएंगे और उसको जो जी में आए वो करें? आप केपीके बंद है, बलूचिस्तान बंद है, हड़तालें आपकी सिंध में हो रही हैं, परसों से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं पंजाब और बाकी जगहों पे भी। तो आप क्या मतलब मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्या मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके, सियासी माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करके मुल्क को हम आगे ले जा सकते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी? क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या एक शख्स की दुश्मनी में हमने मुल्क के 25 करोड़ आवाम को माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेल के हम उसके ऊपर बैठ गए? क्या हम एक शख्स की दुश्मनी में ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है इस मुल्क में, 25 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल है इस मुल्क में? शाहीन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। गैस और ये सारी बातें आपकी सारी पानी इतनी महंगी कर दी है, आपकी शाहीन साहब। लोग अपने घर में बिजली का बिल देने के काबिल नहीं है और मिडिल क्लास जो है वो तबाह बर्बाद होके बेचारे गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। शाहीन साहब, तो हमारे मुख्तदर लोगों के सोचने का टाइम नहीं है और अगर ये नहीं सोचते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसपे संजीदगी के साथ मेरा ख्याल है अब मीडिया को भी, अब हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी और हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए। ठीक है, आपने सर बड़े आपने पॉइंट उठाए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, अभी ये खबरें आ रही थी कि कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो अपॉइंटमेंट की गई है तो उस पर एस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ात हैं, कुछ उन्होंने मैसेजेस उन्होंने भेजे हैं कि इनका नाम जो है अगेन उसको अब रिट्रीट करें, विदड्रॉ करें, कोई और नाम लें। तो ये बात अगर ठीक है या र्यूमर्स हैं जो इस तरह की फैलाई जा रही हैं? सर, कोई आपकी खबर?
देखिए, अब खबर तो ऑफिशियल कोई खबर हो तो फिर हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे ये दुरुस्त है या गलत है। लेकिन ये बात तो बज़ाहिर नजर आती है, जो कि कंसर्न लोग हैं एस्टैब्लिशमेंट के करीबी, उनके लोगों के एतराज़ात देख के तो समझ आती है कि उनको कंसर्न है। लेकिन देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपने उसको किनारे पे लगाया। एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले जो 1 साल तमाशा और ड्रामा किया इस मुल्क के साथ, और जिस तरह उनकी मदद से पुलिस ने चादर चार दीवारी की पामाली की, लोगों को उठाया, मारा, पार्टी डिसमेंटल की, मतलब है कि जिस अंदाज से आगे प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो सब आपके सामने। और फिर रात की तारीकी में जब हम लोग रात के 11-12 बजे तक बड़ी लीड से जीत चुके थे और हमारे लोगों को बशमूल मेरे हमें हरवाया गया वो आरओ के जरिए। अब मेरे हल्के के 1,05,000 मैंने वोट लिए, मेरा मतलब मुकाबले ने 51,000 वोट लिए, 53,000 वोट का फर्क है, और उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको जिता दिया गया 16,000 के वोटों से। अगर ये हमने करना है और ये जब सब कुछ हो रहा है, तो क्या पार्टी की लीडरशिप अब आपसे पूछ के नॉमिनेट करेगी कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए और किसको नहीं बनाना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि ये सोचना भी कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी कि जनाब इस जैसे शख्स को क्यों बना दिया। भाई आपने से ही पूछ के अगर हमने बनाना है तो आपने हमारे साथ जो कुछ सलूक किया है वो हम वाकिफ नहीं है? क्या आपने हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादतियां निभा रखी है वो हम वाकिफ नहीं है? क्या रात की तारीकी में 9 तारीख को रात को जो कुछ आपने रिजल्ट बदले और फॉर्म अच्छा 45 सर, के ये होते हुए बताइएगा सर, एक आपने ने बड़ा जो तफसील सर्दी से से डरने के जोर पे। आपने शाहीन भाई बड़ा तफसील से ये चीज़ें बताई हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का, जैसे आपने बताया, हार्ड हिटिंग हैं, वोकल हैं, एग्रेसिव हैं, बहुत सारी चीज़ें, इल्ज़ामात भी हैं, सारे काउंटर। और दूसरी तरफ हमने देखा, मेरी ज़ाती राय, उमर अयूब को जो उन्होंने नॉमिनेट किया है, इट्स ए गुड चॉइस, लोगों ने पसंद किया है। मुझे ज़ाती तौर पर मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं, इज़ ए गुड चॉइस। तो एक आपने केपीके में तो इस तरह का बंदा लगाया है जो आपका ख्याल है कंट्रोवर्शियल भी है, या आपका ख्याल था मैसेजिंग उनको की कि एस्टेब्लिशमेंट को है कि अगर ऐसे है तो फिर ऐसे सही, तो ये मैसेजिंग फिर सेंड क्यों नहीं की गई? यहाँ पे भी आपके पास कुछ और लोग थे जिनको देख के शायद ये एस्टेब्लिशमेंट उस नखुश होती। तो उमर अयूब तो मेरा ख्याल है अगेन ही मे बी गुड चॉइस। तो ये फिर दोनों चीज़ें कैसे सर मुख्तलिफ? देखें, ये हमने मैसेज देने के लिए दोनों बंदों को नहीं हमने नॉमिनेट किया। जी खान साहब ने नॉमिनेट किया है कारकर्दगी की बुनियाद पर, लॉयल्टी की बुनियाद पर। देखें, इसने ये पिछले 2 सालों से वो प्रेसिडेंट है, मेरा ख्याल है 2 साल से ज्यादा सा हो गया है, अली अमीन गंडापुर केपी का। आज जितनी बड़ी लीड के साथ जीती है वो पीटीआई वहां से, और जिस कदर वहां सपोर्ट है खान साहब की, तो उसकी तो कारकर्दगी है ना, परफॉर्मेंस है। अब उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड और उसकी लॉयल्टी बेस्ड जितनी उसने मारे खाई हैं, वो बेचारा जेलों में गया, बाल कटवाए, पूंछे कटवाई, पता नहीं क्या क्या उसके साथ हुआ, उसके भाइयों के साथ, उसकी फैमिली के साथ, घर तोड़े गए। सब कुछ के बावजूद वो स्टैंड कर रहा है इमरान खान के साथ, और वो प्रेसिडेंट है वहां का केपीके का। उसको अगर नॉमिनेट किया है तो कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक उमर अयूब साहब हैं, उमर अयूब बड़े जहादीदा शख्सियत हैं, और वो सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त। इन तमाम तर बुरे हालात में उसने पार्टी को चलाया है। तो उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड प्लस लॉयल्टी बेस्ड उन्होंने टिकटें दी हैं, और जिसको नॉमिनेट किया है, मैं समझता हूं कि ये पार्टी का इंटरनल अफेयर है, और उसमें किसी को, हाँ आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये चॉइस के अंदर ये खूबियां हैं या खामियां हैं, मगर कोई ये तस्वर करे कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी नॉमिनेशन हो जाए, तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों की या इदारों की ख्वाहिश पे तो ये अच्छा नहीं सर, होना आप चाहिए। फिर आपके पास, क्योंकि इस वक्त एग्जिस्टिंग अगर पोजीशन देखी जाए, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो मोस्टली आपकी पार्टी के जीते हुए हैं, बैक्ड हैं, उनके पास तो शायद 169 का फिगर नहीं बनेगा। तो फिर आप ये किस पार्टी के साथ अलाइंस करने की कोशिश करेंगे ताकि उमर अयूब साहब जो हैं वो वजीर आजम बन सकें? पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे, वो तो पहले आपके साथ करने के हामी है, आपकी तरफ से मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं दिखाई जा रही। इसके अलावा हाउस में कोई आपने नंबर्स पूरे किए हैं, या आपने एक तरह का उमर अयूब साहब को जस्ट उनको ये पिच कर दिया है कि ये हमारे कैंडिडेट्स होंगे, चाहे उनको 100 वोट पड़े, 169 पड़े, 70 पड़े, जितने उस पर वोट पड़े, या आप सीरियस कोशिश करेंगे उमर अयूब को वजीर आजम बनाने की, कि एक सीरियस एफर्ट की जाएगी किसी और पार्टी के साथ, ये कोई अलाइंस किया जाए? स्पेशली पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो आपके साथ अलाइंस करके तो आपको वजीर आजम बनवा सकती है, या जो भी गिव एंड टेक हो। देखें, पहली बात तो यह है कि हमारी 180 सीटें बनती हैं, बशमूल हमारे सामात के तीनों हल्के हम जीते हैं। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, ड्यूली साइंड स्टैम्प्ड। अब उसको बुनियाद बनाकर हम इलेक्शन कमीशन में भी हैं, हाई कोर्ट्स में भी हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोसेस फाइनल होने से पहले पहले हमारे हक में फैसले आ जाएंगे।
अगर वो आ जाते हैं तो हमें किसी के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए कई हवालों से पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ है। जो पिछली पीडीएम की जमातों वाला मामला हम छोड़ भी दें, तो ये है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह पीएमएलएन के साथ बैठ के कर रहे हैं, तो वो उसी डकैती वाले वोटों से, डाकाजनी वाले वोटों से वो अपना सदर बनवाना चाहते हैं। वो अपने बाकी चारों गवर्नर्स और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और सब कुछ बनाना चाहते हैं। तो वो तो उनके साथ कंफर्टेबल है, हमारे साथ कहाँ होंगे। और फिर जो हमारा एक नैरेटिव हमने बिल्ड किया है पिछले कुछ सालों से, अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर हमारे अपनी जो है वो उसका नुकसान होना है। हम तो पूरी नहीं कोशिश सर, करेंगे। माजी में आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नैरेटिव तो कुछ और भी आपके थे शाहीन भाई। मतलब मौलाना फजल रहमान साहब और आप इतनी डेडली और लीथल, मेरा ख्याल है एक जाती एनिमिटी थी, पॉलिटिकल छोड़ दें। अभी आपका वफद जो है इस वक्त उनसे मिलने उनके घर पे बैठे हो जब आपसे बात हो रही है। इसी तरह एमक्यूएम के हवाले से खान साहब की बड़ी इंतहाई स्ट्रांग पोजीशन थी, तो उनके साथ भी उन्होंने अलाइज रखा, उनको पार्टी में रखा। सो माजी में बड़े नैरेटिव थे आप लोगों के, आपने उनको एक अगर पॉलिटिकल उस पर कंसिडरेशन पे आपने उनको चेंज भी किया। तो अब कौन सी ऐसी बात है आपका ख्याल है कि नैरेटिव नहीं बदला जा सकता, अब आप असूल की बात कर रहे हैं सर? नहीं, देखें जहां तक एमक्यूएम की ताल्लुक की बात है, एमक्यूएम वो जो हेडेड बाई अल्ताफ हुसैन थी, उसके खिलाफ हमारे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव थे। नहीं, ये आज तो लोग एमक्यूएम अल्ताफ हमारे हुसैन के से साथ, ये सर विंग्स तो यही थे ना, पावर तो यही थे ना, ये मीनार तो यही नहीं, थे ना, जो लोग वो बाद में उनकी पार्टी में बैठे थे, जो वजीर बने हुए थे, जो उनको डिफेंड करते थे, उनके एक्ट्स ऑफ नहीं अमिशन आप कमीशन जो थे, आप तो आप उनका तो डिफेंड आपकी यही बात पार्टी के लोग करते थे पाकिस्तान में सर। देखिए ना, वो फिर दो विंग बन गए ना। एक हेडेड बाई अल्ताफ हुसैन, एमकेएम लंदन। एक बन गया वो जो सॉफ्ट बन गया, जिसको अभी 17 सीटें से छीन के उनको दे दी गई, और वो किसी एक सीट पे भी नहीं जीते थे। वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो मल्ला फजल रहमान वाली बात है, तो उसके साथ तो हुकूमत के हवाले से तो बात ही नहीं हो रही है, ना ही उनके साथ इस मौजू पे कोई डिस्कशन है। हाँ, अलबत्ता तहरीक के हवाले से जो परसों हम एहतजाज कर रहे हैं उसकी हद तक। लेकिन मैं अगर मेरी जाती राय पूछे, बहरहाल पार्टी में डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो हुक्म होगा पार्टी का मैं तो उसको मानूंगा। लेकिन मेरे से जाती राय अगर कोई पूछता तो मैं ज़रूर उसमें मशवरा देता कि हमें इस हवाले से किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली उन लोगों के साथ जो हमारे राइवल हैं और जिनके साथ हम मुस्तकिल बुनियादों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते भी हैं, और हमारा नैरेटिव, नजरिया, हमारा गुफ्तगू, मामला सब कुछ मुख्तलिफ है। तो बहरहाल, लेकिन ये लीडरशिप अगर कर रही है तो ये उनका है मामला, और वो भी सिर्फ परसों के एहतजाज के हवाले से बात है। लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से ना कोई बात है, ना उसमें कंसल्टेशन है, ना ही हमारा कोई एजेंडे में शामिल है। अच्छा, आपने सर बड़ा एक अपनी जाती राय दिया, आई एम क्वाइट हैप्पी कि आपने उसको एक्सप्रेस भी किया पार्टी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक इल्ज़ाम लगता है खान साहब पे या पीटीआई पे कि जब ये मुश्किल में हूं तो उस वक्त ये रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त अपने आप को पॉलिटिकल ढांचे में लेके आते हैं, पॉलिटिकल सोच रखते हैं। उस वक्त कहते हैं जी पॉलिटिक्स में, जमहूरियत में तो मतलब है आपको एनिमीज से भी बात करनी पड़ती है। आपको याद होगा इन्होंने पहले भी वफद एक उसमें गया था, अली मोहम्मद खान साहब थे, फिर असद कैसर साहब थे, मौलाना साहब से मिले। इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा था जनाब पीपल्स पार्टी से मिला जाए, नवाज लीग से मिला जाए, सबसे मिला जाए, और उन्होंने आगे से इनकार किया था, नवाज लीग ने, हम नहीं मिलते। तो आप जब थोड़े से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं तो आपका नैरेटिव, आपकी पोजीशन बिल्कुल वो सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है। आप मुश्किल में हूं, जेल में हूं, तकलीफों में हूं, आप कहते नहीं राब्ते किए। डोंट यू थिंक एक तरफ फिर आप उसमें सोलो फ्लाइट में जा रहे हैं और अपने आप को आइसोलेशन में, उसमें आइसोलेशन का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि आप बात नहीं करना चाह रहे, पीपल्स पार्टी से भी नहीं करेंगे, मौलाना साहब से भी नहीं करनी, किसी और से भी नहीं करनी, पावर शेयरिंग कर लिए। डोंट यू थिंक कि फिर आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं? क्यों कि इस वक्त आपको लगता है कि आपकी पोजीशन बेहतर है? देखें, पहले भी हमने कभी किसी गलत बात पे हमने अगर सबसे बात की थी, ओनली वन पॉइंट एजेंडा, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, हमारा वन पॉइंट एजेंडा था। आज भी हमारा ये है कि जो इलेक्शंस हुआ है उसमें जो लोगों का मैंडेट है, उसको जिसने चुराया है और डाकाजनी की है, वो उनको वापस मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए कौम हकदार है। उसके लिए हम एक वन पॉइंट एजेंडा पे बात कर रहे हैं और करना चाहते हैं। उसके लिए देखें ना, जिन्होंने डाकाजनी की है, हमें ये मशवरा दिया जाता है उनके साथ बैठ के हुकूमत बना दें या उनको लेजिटिमेसी दे दें। हम कैसे दे दें उनको? सिंपल फार्मूला हमारा ये है कि जिस बंदे ने या जिस शख्सियत ने या जिन इदारों ने या जिस पार्टी ने हमारे से नहीं कौम का हक छीना है, और वो वापस करें, और लेट द पीपल शुड डिसाइड, लेट द पॉलिटिकल पार्टीज शुड डिसाइड, फिर आगे चलें और जिसकी अक्सरियत हो वो हुकूमत बना ले। शहीन भी आप
बड़े अपनी पोजीशन वाजे की बड़ी अच्छी तरीके से कि आपकी जाती राय थी कि मौलाना साहब से नहीं मतलब करनी चाहिए, फेयर इनफ। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि खान साहब उनके बड़े नाम रखते थे, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इस पे टीवी पे, डजन लोग नाइस, वो खान साहब पे कुछ और लोगों के आलमी ताकतों के हवाले से कुछ वो उन पे एजेंट लगाने के वो इल्जामात लगाते थे। तो आप समझते हैं इट्स फेयर दोनों के लिए, मौलाना साहब के लिए, जब वो चाहे इमरान खान साहब को रगड़ दें, जब इमरान खान साहब का दौर लगे तो ये मौलाना साहब को रगड़ दें, लेकिन कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आ जाए, दोनों को लगे धांधली हो जाए तो फिर दोनों मिल जाए, इट्स फेयर, ये ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। और वो जो उसमें जलसों में या टीवी शोज में एक दूसरे को एजेंट करार देते रहे या परमिट वगैरह वो करते रहे, वो ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आज भी मेरा ख्याल है कि पीटीआई के हवाले से किसी किस्म का कोई भाव नहीं है मौलाना साहब के बारे में, और या पीटीआई और वो आपस में इलेक्शन भी लड़े हुए हैं और पीटीआई बड़ी लीड से जीती है, और केपीके मैं अगर मुबालगा आमेजी ना करूं तो 100% सीटें पीटीआई की बनती हैं वहां, अगर किसी को मिली हैं तो वो भी गलत मिली हैं, और आप जा करके वहां खुद विजिट कर सकते हैं। पूरे पख्तून वो खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ। मगर बात यह है कि पॉलिटिकल डायलॉग तो आप जिंदगी का, सियासत का हमेशा हिस्सा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि किस मौजू पे बैठे हैं। जब आपने देखा मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी का मामला आया, मुल्क के दिफा का कोई मामला आते हैं, आप असम्बली में भी बैठते हैं और असम्बली पे बाहर भी बैठते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने नजरिए से पीछे हटे हैं या आप अपने नजरिए को कंप्रोमाइज कर दिया है। ना तो हम नजरिए से पीछे हटे हैं ना कंप्रोमाइज किया है। बट अगेन मेरी राय आज भी पर्सनल वो है कि हमें इस मौजू पे भी बात करने की जरूरत नहीं। हम इंडिपेंडेंटली अपने तई जो एहतजाज कर सकते हैं, जो करना है वो हम अपने लिए अपने साथ करें। अब ये मजे की बात है, मौलाना साहब ने पिछले 2-3 दिन से उन्होंने तोप खाने के दहाने खोले हुए हैं टुवर्ड्स नवाज शरीफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट या जरदारी साहब एंड कंपनी। वो कहते हैं जी हमें केपी में हराया गया है, हमारी सीटें थी, हमें हराया गया है। सो आपकी पार्टी ने वहां से सीटें जीती हैं, सारी पीटीआई ने जीती हैं, आप खुद कह रहे हैं हमारी 100% बनते थे ज्यादा, तो आप हैं वहां पे मेजॉरिटी में। तो वो तो दूसरे लफ्जों में आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, पीटीआई पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी सीटें वो ले गए या एस्टेब्लिशमेंट ने उनको लेकर दी हैं। आपका डेलीगेशन इस वक्त उनके घर बैठा हुआ है कि जनाब के आए और इकट्ठे हम एहतजाज करें। तो ये किस तरह की शक्ल बने कि मौलाना साहब जो है एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ कि मेरी वहां केपी में ये सीटें खा गए, आप आके एहतजाज कर रहे हैं जी हमारी केपी में भी खाई गई, हमारे पूरे पाकिस्तान में खाई गई। तो दोनों स्टेज पे इकट्ठे होकर जब ये तकरीरें करेंगे पीटीआई और मौलाना के लोग, तो क्या क्या उनका नैरेटिव बनेगा सर वहां पे? देखिए अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जो हमारी इन्होंने खराब की हैं। अभी कई सीटें हैं जहां अभी धरना दे के बैठे हुए हैं हमारे पीटीआई के लोग, जो हमने यहाँ इलेक्शन पिटीशंस की सूरत भी कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। मगर सवाल फिर ये पैदा होता है कि जिन सीटों के ऊपर हमारा हक हमें नहीं मिला वो मिलना चाहिए। बट इर्रेस्पेक्टिव कि कौन किस सीट की बात कर रहा है, मौलाना साहब का अगर जेन्युइन ग्रीवेंस है तो जरूर वो सामने फॉर्म 45 भी लाएं और अदालत में भी जाएं और इलेक्शन कमीशन में भी जाएं। और हमारे खिलाफ तो उन्होंने एक भी बात नहीं की कि हमारा हक बनता, उनका हक बनता था और हमने छीन ली। हम तो आज मजलूम बैठे हुए हैं, हमारे पास तो अभी भी पूरे फॉर्म 45 मौजूद है जिसके ऊपर अब मेरे हल्के में 387 पोलिंग स्टेशन थे जिसमें से कुछ 2300 अफराद के दस्तखत है। उसको बजंग जुम्बेश कलम एक 47 करके तो एक रिटर्निंग अफसर उसको उठा करके डस्टबिन में फेंक देता है। तो हमारे यहाँ तो सिंपल सी बात है, हम तो 1+1=2 के कायल हैं। आ जाए, बैठ जाए, सब देख लें, इलेक्शन अच्छी बात करा ले। नहीं, बड़ी फेयर बात की आपने अच्छी फेयर बात की। अच्छा सर ये बताएं, अगर पीपल्स पार्टी अनाउंस करती है कि जनाब हम इनको उमर अयूब साहब को सपोर्ट देने को उसी तरह तैयार हैं जैसे नवाज शरीफ साहब को ऑफर की हुई उन्होंने, या शहबाज शरीफ को, जी हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे लेकिन आपको हम वोट देते हैं, अपना वजीर आजम बनाए। और माजी में हमने देख चुके हैं, उसके बाद आपको याद हो जन अयूब खान साहब जो हैं तो वो सदर थे और भुट्टो साहब जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर थे। तो अयूब खान साहब का पोता और भुट्टो साहब का नवासा अगर इस तरह का अलायंस करना चाहें, वो आपको वोट डालना चाहते हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे इस ऑफर को कि हम जनाब ठीक है आपका वजीर आजम बनाते हैं यहाँ पे? देखिए अगर वो अनअपोज वोट हमें दे देते हैं, हमारा तो हक है, हम जीते हुए हैं। उनको अगर एहसास हो जाए कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ कौम ने मैंडेट किया है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ डाकाजनी हुई है, हम विक्टिम है, तो हमें वोट दे देते हैं, तो वेल एंड गुड, हमें तो बड़ी अच्छी बात है, दे दें। बट दूसरा ये देखा है हमने, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़े इंकशाफात किए हैं सर। अब तक ये समझा जाता था कि जनरल फैज जो हैं DGISI थे, खान साहब खुद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बाद में इंटरव्यूज में कह चुके थे जनाब कि मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मेरे खिलाफ तरीके एतमाद लानी और जनरल फैज को हटाएंगे, मैं उनको नहीं हटाना चाह रहा था ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे बीइंग DGISI। तो अब वो ये कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि हमें तो बुलाने वाले
हमें गाइड करने वाले, समझाने वाले, मेरे घर पर आकर कहने वाले जनरल फैज़ थे, बाद में जनाब बाजवा साहब भी थे कि जनाब आप इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके एतमाद लेकर आए। तो डू यू थिंक कि जनरल फैज साहब वाज डबल क्रॉस वो खान साहब को भी कर रहे थे? खान साहब तो समझे बैठे थे ये मुझे ये बचाएंगे। आज मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारे पास घर आए भी जनरल फैज थे, ये तो कहते हैं इनको हटाएं। तो हाउ डू यू व्यू दैट? पूरी पीटी उसी पे रही है, कंपेन पे रही है। जनरल फैज जो है वो खान साहब के गार्डियन थे, वो प्रोटेक्टर थे, और उनको हटा के खान साहब की हुकूमत को बिल्डोज किया गया। सर देखिए, मुझे तो उस वक्त की हुकूमत के जो क्या कहते हैं इक़्तिदार की राहदारियों के राज और नियाज और साजिशें जो पलती हैं उसका नहीं पता सर, मगर एक बात तय है कि कोई भी ऑफिशियल पोजीशन में हो तो वो अपने चीफ की बात से इनकार नहीं कर सकता। उसने वो करना होता है जो उनका चीफ कहता है। तो मेरा ख्याल है कंट्रोल एंड कमांड का वहाँ तकाजा भी यही है, और ये एक अच्छी बात भी है एक लिहाज से, मगर इससे कवाहतें भी पैदा होती हैं। तो अगर मौलाना फजल रहमान कह रहा है, खुल के ऐसी बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल है हमें उसको तस्लीम ना करने की कोई वजह शायद ना हो, अनलेस के बाजवा साहब या जनरल फैज आकर के उसको डिनाई करें कि नहीं जी ये बात जो कह रहे हैं गलत है। अच्छा सर, एक और बात सामने है सर, मैं आपसे ज्यादा सर खुलासा साहब एक सवाल, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है, बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम ने आकर ये कहा था कि हम तो 2021 से बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे और हमने किसी जगह पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फिर 2022 में या 21 के, वो फरवरी 2021 की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ जो होता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो इदारों के सरबराहान आकर के गुफ्तगू फरमाते रहे, तो वो इसका मतलब है गलत है, और आज तक उसकी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट की जारी हो सारी है। अच्छा सर, जी क्लास अजी आज वो आया है, एक स्टेटमेंट आ रहा था जो उन स्पोक्स पर्सन है उनकी बुशरा बेगम साहबा की, तो वो ये कह रही थी, मेरा ख्याल मशल साहबा हैं, यूसुफ जई साहबा, उनका ट्वीट में देख रहा था कि उनकी मुलाकात हुई है उनसे, बुशरा बेगम साहबा से, तो उन्होंने कंप्लेंट किया कि मुझे कोई इस तरह का एसिड दिया जा रहा है, मेरी 5 दिन से तबीयत ख़राब है और मैं बिल्कुल स्टारवेशन वाली हालत है। तो खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो खान साहब ने जिक्र किया इस तरह का, उन तक ये रिपोर्ट है, कोई आप लोगों के साथ शेयर की उन्होंने बात कि बुशरा साहबा को प्रॉपर खाना या फीड वो नहीं दिया जा रहा, या उनके साथ? मेरे से इस मौजू पे बात नहीं हुई। ज़ाहिर है उस हवाले से हमने पटिशन भी फाइल कर रखी है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दे रखी हैं कि इनके साथ जो भी ज्यादती हो रही है वो ना की जाए और उनको प्रॉपरली उनकी केयर की जाए। और हमने तो कहा है कि हमें जेल में रखा जाए और हमें यहाँ बरीगाला से हटा दिया जाए। तो अब देखिए, मेरा ख्याल 20-22 तारीख खान साहब से आपकी मुलाकात हुई सर, क्या उनका स्पिरिट्स क्या थी? ये सारे रिजल्ट देख के सारा यहाँ पे इस वक्त एक जो मेस, एक पॉलिटिकल मेस यहाँ पे एक क्रिएट हुआ है। ऑफ कोर्स ही इज इन कमांडिंग पोजीशन नाउ, ही इज कंट्रोलिंग एंड ही इज कमांडिंग ये पॉलिटिक्स, फिर उनके हाथ में आ गया पावर पॉलिटिक्स। तो क्या उनके अपने क्या फीलिंग्स हैं? क्योंकि खान साहब के बारे में ये तो है ना, ट्रांसपेरेंट हैं, खुश हैं तो खुश हैं, जुबिलियंट हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। तो जरा वो थोड़ा शेयर करेंगे सर? नहीं, मेरी मुलाकात आज नहीं हो सकी, मैं गया था मगर वो पहले से वो टाइम में लेट पहुंचा। हमारे बाकी दोस्तों ने मुलाकात की तो उनका वो फिर जो ऑफिशियल वर्जन है वो भी सामने आ चुका है। तो उन्होंने तो बड़ा प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं, वो जो जातियात हैं या कोई छोटे छोटे मसाइल हैं उन पे तो वो बात ही नहीं करते। हमेशा वो अपने जो उसूल हैं उनको वो फॉलो कराते हैं और उसके हवाले से बात करते हैं, या जो डिस्कशन हमारी पॉलिटिकल होती हैं वो आपके सामने ही है, जो अनाउंसमेंट हो चुकी है। और वो अनाउंसमेंट उन्होंने खुल के किए हैं। आज आकर के असद कैसर साहब भी मिल के आए थे, वो भी अनाउंसमेंट हो गई। बाकी गौर साहब भी जो मिल के आए थे उन्होंने भी आके अनाउंसमेंट कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं और सब दोस्तों ने वो बताया है, लेकिन वो बड़े हाई स्पिरिट में है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने हमें एक्सक्लूसिवली वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कुछ सियासी मामलात को, खासतौर पे मौलाना का जो रोज बरोज एक नया इंकशाफ और एक नई लाइन वो ले लेते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब बड़ी उसके ऊपर डीप एनालिसिस देते हैं और बड़ा एक्यूरेट साबित होता है। ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आपने शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुनी। अच्छा, मौलाना के घर अभी इस वक्त मौजूद है पीटीआई का वक्त और वहां पे उनसे मुलाकात हो रही है। शोएब शाहीन साहब का एक व्यू पॉइंट था कि ये मुलाकात के हवाले से हो रही है। मौलाना का अगर आप रवैया देखें तो रोजाना एक नया बॉम्बशेल वो फेंकते हैं। आज की उनकी जो लाइन थी, इन दी कंटिन्यूटी ऑफ जो उनके पिछले बयानात रहे हैं, इस मुलाकात के आउटकम्स क्या देख रहे हैं?
आज तो मतलब नेक्स्ट लेवल पर गए हैं मौलाना। इस वक्त जो पॉलिटिक्स है ना सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो शिफ्ट हो गई है, या तो उसमें अडियाला जेल में चली गई, इमरान खान साहब के पास है इस वक्त, ही इज कमांडिंग, मतलब वहीं से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजें, वो मरकज है। या दूसरा मरकज इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब बन गए, विद इन 2 days बने। हमने तो याद होगा, हमने तो मतलब दो दिन पहले जो हमने उस वक्त वो की थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और हम बात कर रहे थे, तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था, मैं मौलाना साहब नजर नहीं आ रहे, मौलाना साहब तो अभी डांग उठा के आने वाले हैं। और उस वक्त कहीं दूर दूर तक मौलाना साहब का कि वो नहीं था, ज़हूर भी नहीं था, नजर भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं जनाब के समथिंग इज, वो कहते हैं रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो मौलाना साहब के अंदर मौजूदगी ना किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है, वो कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म। तो उसी तरह का काम कर रहे हो। मौलाना साहब ने फिर आए, फिर उन्होंने डंडा फेरा, और उसके बाद जो हालात हैं सामने, अब 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो होते हैं ना विक्ट्री का एक थोड़ा पैशन होता है, जो हम जीत गए हैं, वो जीत आपको नजर नहीं आ रही कहीं पे कैंप में, नवाज शरीफ साहब के कैंप में। इस वक्त मतलब जरदारी साहब सपोजली वो सदर बन रहे हैं, वो वहां स्पीकर ले रहे हैं, तो सेनेट चेयरमैन ले रहे हैं, वहां भी खामोशी है। अच्छा, वो जीते बैठे हैं अपने थे नवाज शरीफ साहब, वहां भी खामोशी। अभी पंजाब आपने ले लिया, सेंटर में आपने, वहां पे शहबाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम बन रहे हैं, वजारतें तकसीम हो रही हैं, ओहदे बांट रहे हैं। लेकिन कहीं पे आपको लग रहा है कि ये पार्टी थोड़ी सी अपने आप को गवर्नमेंट बनने जा रही है, या कहीं खुशी का समा है, एक नया इलेक्शन होता है, एक पार्टी पावर में आती है, लोगों के वोट के साथ आती है। सो कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ गिल्ट जरूर है यहाँ पे पीएमएल नवाज के रैंक्स में। वो जो एक आपका एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि ये चीज मेरी है, मैंने अपने जोर बाजू से जीती है, ये मेरा वोट है, ये मेरी सीट है, ये पब्लिक मेरे साथ थी, लोग मेरे साथ खड़े थे, सो आई हैव वन। आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है, आपकी गुफ्तगू में नजर आता है, आपके जेस्चर में नजर आता है, आपके कंडक्ट में नजर आता है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के कैंप में वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस, वो कंडक्ट वो नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि मौलाना साहब आए हैं और एक इंटरव्यू के साथ उन्होंने पूरे का पूरा इनका तय पांचा कर दिया। और वही इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, जो उन्होंने नरेटिव बना के इनको उन्होंने आगे बैक सीट पे लगा दिया, बल्कि चुप करा दिया है। और इस वक्त मेरा ख्याल सोच रहे होंगे बैठ के पूरी पीएमएल नवाज के, भाई साहब हमारे साथ हुआ क्या है। इनके लिए बेस्ट चांस वही था जो इन्होंने मिस किया है, कि इनको उसी वक्त जब ये रात को अंदाजा हो गया था कि हमारे पास सीटें नहीं आ रही, जो 50-60 सीटें कह रहे हैं, इनको उस वक्त कंसीड कर लेना चाहिए था। इनको नवाज शरीफ साहब ने कंपनी को कह देते, हाँ जी खान साहब जाने आए, पावर बनाए जनाब, उनको लेकर आए, इनको चलने दें, हम अपोजिशन में बैठेंगे। मतलब पावर पॉलिटिक्स जो है वो ठीक है। उसके बाद जो आपने तरीके इख्तियार किए हैं उस आज़ाद लोगों को मिलाने के, रिजल्ट को चेंज कराने के, ऑलरेडी आप उस पे थे, उस पे लेसर एक उस पे मॉरल ग्राउंड पे खड़े थे, आपने मजीद अपने आप को नीचे गिरा लिया, लोगों की आंखों से भी गिरे, पब्लिक, इनके इवन अपने सपोर्टर, हमें छोड़ दें, इनके अपने जो सबसे बड़े इनके सपोर्टर्स हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं मौजूद हैं, समझदार, और उस सीजन लोग भी हैं उसमें, नवाज शरीफ साहब की इनके हामी हैं जो ट्विटर पे, उन्होंने भी इनको मशवरे दिए पहले दिन से कि सर आप ना जाएं, पावर के चक्कर में ना पड़े, मजीद खराब ना करें। लेकिन वो नहीं माने। अब इस वक्त ये लग रहा है कि इनके कैंप्स में एक मतलब है वो शौक की कैफियत है, जो इनके बकौल हारे हुए हैं वहां पे उन्होंने इनको लम्हा डाला हुआ है, लम्हा उनको। अच्छा क्लास, अब शौक के अलावा फर्दर डिवाइड की भी एक सिचुएशन नजर आ रही है। मरियम के वजीर आला पंजाब बनने के ऊपर पार्टी इज नॉट वेरी मच सिंक्ड। मेरा नहीं ख्याल है वहाँ पार्टी के अंदर 5-6 आवाज़ें थी वो छोड़ गई, और ये नवाज शरीफ साहब फैमिली नहीं सीखेगी इन तमाम लेसन से। चौधरी साले खान साहब छोड़ गए, उनको वज़ीर पंजाब बनाना था, नहीं बनाया। चौधरी परवेज अली साहब बनना चाहते थे, उनसे वादे हुए, उनको नहीं बनाया। फिर हमने जगह शायद खकान अब्बासी साहब छोड़ गए, फिर मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए, फिर वो मिफ्ता छोड़ गए, लंबी लिस्ट है, जुबैर साहब छोड़ गए, क्योंकि लोगों को ये फील हुआ कि जनाब की इस पार्टी में तो गुंजाइश ही नहीं है। साद रफीक साहब ने इस दफा जबरदस्ती इलेक्शन लड़ा है और वो लड़ने ही नहीं चाह रहे थे। उनको फील होता है कि भाई साहब यहाँ भाई आपका वजीर आजम है, उसके बाद एक आपका वजीर आला है, भतीजा वजीर आला है, तो बाप जो है वो वजीर आजम है वहां पे, अब ये बेटी जो है वो वजीर आला है, तो फिर आपका चाचा जो है आपका वजीर आजम है। अगर उसको इसाक डार साहब जो समझी अभी उन्होंने भी हिस्सा कहते हैं, उन्होंने अभी अपना लेना है। सो ये जो उन पे तसर गया है कि ये पूरा फैमिली में हेल्दी क्या, इसने ऑलमोस्ट उस पार्टी को उसको डैमेज किया। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लास साहब, आगे के सिनेरियो की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले 21 इलेक्शन से अगले 21 दिनों के अंदर असेंबली का पहला इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। तो ये शेप बनती हुई नज़र आ रही है आपको, क्योंकि अज़ाइम दोनों तरफ बड़े क्लियर है। मौलाना कह रहे हैं फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदानों में होंगे, और उधर एहतजाज की कॉल सैटरडे की PTI की जानिब से दे दी और मुलाकात हो रही है आपस में। अब ये पावर पॉलिटिक्स गेम ना बड़ी ज़बरदस्त शुरू होगी किसी भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के लिए। अगरचे एज ए सिटीजन के तौर पर मैंने पहले भी कहा था, आई एम स्केयर्ड, आई एम वरीड। जो सिचुएशन हो रही है, ये काम सर्कस से भी आगे निकल गया। हम तो कहते लकी रानी सर्कस होगा, ये लकी रानी सर्कस प्लस शुरू हो गया। मैं मौलाना साहब की वो सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी इंटरव्यू नदीम मलिक साहब के साथ। उसमें उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब ने आपको ये फ़ोन किया? उन्होंने कहा नहीं किया। ये देखें, जरा अंदाजा करें कि आप इलेक्शन जीते हैं, सपोजली आप वजीर आजम बनने जा रहे हैं, आप भाई बन रहे हैं, हुकूमतें बन रही हैं, बंदर बांट हो रही है। जो 5 साल सड़क पे आपके लिए खड़ा रहा, आप तो लंदन गए थे, आप तो 4 साल वापस नहीं है। आपकी बेटी के साथ, मरियम साहिबा के साथ कंधा से कंधा मिला के जिन्होंने पूरी एजिटेशन शुरू की थी, वो तो मौलाना ने शुरू की थी। आपके पास तो बंदे नहीं थे, लाहौर में कोई बंदे नहीं आपके लिए। मौलाना साहब वहां से ये क्वेटा से निकले और अपने बड़े काफिले लेके इस्लामाबाद, और 15 दिन उन्होंने यहाँ पे रहे और इमरान खान साहब पे तकरीरें कि खान साहब बनिकाला से बाहर ही नहीं निकले। अब जब उनको उनकी जरूरत थी, भी चले एक बंदा वैसे कटसी कॉल कर देता है कि सर जी मौलाना साहब इलेक्शन जीत गए हैं, पता नहीं ये होते सेल्फ कॉन्फिडेंट, या वो जो था ना कि हम, उन्होंने कहा था साड़ी गल हो गई है। मियाँ साहब ने इस दफा सारे के सारे अंडे उठा के एस्टेब्लिशमेंट के टोकरे में डाल दिए। उन्होंने जनाब, क्योंकि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होगी ना, अब तमाम छोटे मोटे चाय पानी रोटी टुकर शुक्र जो भी है ना, बंदे शंदे राजी करना, हुकूमतें बनाना, वोटर को लेकर आना, वोट डलवाना, ये हमारा काम नहीं रहा, क्योंकि साड़ी गल होगी। ये काम सारा एस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने करना है, क्योंकि उनके खान साहब के साथ दुश्मनी चल रही हैं। और भैया अगर आप मौलाना को आपने फोन ही नहीं किया, अब देखिए ये छोटी सी बात लगती है लोगों की, मौलाना साहब क्यों इतने भड़के बैठे हैं, और ठीक भड़के बैठे हैं कि भाई साहब मैं यहाँ पे ये 5 साल मैंने मेहनत की, आप लोग तो फील्ड में नहीं थे, एक टेलीफोन ही नहीं है मेरे लिए कि जनाब कि हम इलेक्शन जीत गए या हुकूमत बना रहे हैं, उनको बुलाने। अब बात एक बात पे रुकेगी, अगर ये इमरान खान साहब की और उनको डिफ्यूज करना चाहते, मौलाना साहब ने गेम बना दे उठा दिए, वो ये है कि इनको ऑफर कीजिए मौलाना आपको सदर पाकिस्तान बना रहे हैं, इससे कम पे मौलाना ने राजी नहीं होना। अच्छा, इस पे डिफ्यूज हो जाएगी। मेरा ख्याल इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक वाली बात है। मौलाना साहब या सदारत पाकिस्तान से नीचे किसी बात पे इस वक्त राजी नहीं होंगे, पत्ते उनके पास हैं। मतलब इमरान खान साहब अगर किसी से नर्वस होते थे ना, वो ना जरदारी से होते थे, ना वो इससे होते थे कि नवाज शरीफ साहब से होते थे, वो नर्वस हमेशा इमरान खान साहब जो है ना वो मौलाना से होते तभी उनसे मुलाकात हो रही है। उसकी रीजन क्या है कि KPK में, खैर चलें फिर बात करेंगे। सो इस वक्त ये खान साहब के लिए बड़ा मौका है कि मौलाना साहब और उनकी बातचीत हो रही है। अब वो एक दूसरे के एजेंट हैं, तो डीजल हैं, तो परमिट हैं, वो सारा भूल गए। तो मौलाना साहब को राजी करना है ना, तो फिर कड़वी गोली खाएं, मौलाना ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।